बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 मार्च की रात है। अभी भी एक दिन बाकी है मार्च खत्म होने में और लगता है कि मार्च के एंड तक कुछ ना कुछ और बड़े फैसले भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में बैक टू बैक काफ़ी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई 14-15 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश है। मेरा ख्याल है आसपास भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होगी। और फिर कुछ सियासी गहमा गहमी भी है। एक तरफ पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास, फिर वहीं पे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की एक बहुत अहम मीटिंग हुई कुछ देर पहले, और फिर उसके बिल्कुल बराबर में ऐवान सदर, जहां पर मुल्क की सियासी क़यादत बैठी और एक बहुत ही अहम और गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें सारे वज़ीर आला को बुलाया गया था। वज़ीर आज़म ख़ुद थे और कौन कौन शरीक था, मुआशी टीम के लोग मौजूद थे। तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए, यानी मजमूई तौर पर आवाम के लिए कुछ बड़े या मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं या उनकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड और ये ऑस्टेरिटी जो एक ड्राइव चल रही है इस टाइम, इससे मुतालिक कुछ मीटिंग्स थी। ऐसा लग रहा है, हिंट्स मिल रहे हैं कि कुछ मुश्किल फ़ैसले जो है वो हो सकते हैं। और चंद घंटों के बाद इमरान खान की ज़मानत का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाने वाला है और उसी दौरान होगा अडयाला का महाज भी, क्योंकि मुलाकातों का दिन है, लिस्ट भेज दी गई है, फैमिली भी आएगी, फिर से वही नाके वही सारी सिचुएशन। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बतानी है। और पीटीआई ने आज कुछ नए अकाउंट्स जो हैं वो बना दिए हैं। क्यों बनाए हैं आप लोगों को बताया गया है कि ये अकाउंट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, किस लिए वो डिटेल्स भी आप जान सकेंगे। और फिर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पे भी थोड़ी बात करेंगे। एक स्टेट खुल नहीं रही, स्टेट ऑफ हुर्मज़, एक दूसरी स्टेट जो उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव रूट लग रहा था, बाबुल मंदब, अब उसकी तरफ भी मामला जा रहा है कि कहीं वो ना बंद हो जाए। तो ये क्या सारा मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, एक ताज़ा तरीन अपडेट जो थोड़ी देर पहले आई, उसके ऊपर आपकी ज़रा राय दरकार है। नसीम शाह, जिन्होंने हाल ही में ट्वीट किया, उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उनका जो एक ट्वीट जो 12 मिनट का रहा, 12 मिनट के बाद तो डिलीट ही हो गया, वो ट्वीट उन्हें 2 करोड़ रुपए में पड़ा। भारी जुर्माना उन्हें आयद किया गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ठीक हुआ है या ज़्यादती हुई है, उनके साथ ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। खैर, अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद के मंजरनामे पे बात करते हैं, क्योंकि वफाकी दारकूमत इस वक्त काफ़ी हॉट वेन्यू बन चुका है। एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन सियासी क़यादत का भी एक बहुत ही अहम और गैर मामूली इजलास सबसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ ऐवान सदर में। उसमें सदर थे, वज़ीर आज़म थे, चारों सूबों के वज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इन जगहों से भी नुमाइंदे जो हैं वो बुलाए गए थे। और जो मुआशी टीम के लोग हैं वो बैठे, तवानाई, एनर्जी, पेट्रोलियम, इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फिर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाया गया। मकसद मुझे जो दिखाई दे रहा है या जो इस मीटिंग से लग रहा है, जो आउटकम अभी तक सामने आए हैं, कि इन मुश्किल हालात में कुछ बड़े फ़ैसले वफाकी हुकूमत करना चाहती है और उसके लिए कंसेंसस चाहिए सारे सूबों का, कि कुछ मुश्किल फ़ैसलों की सूरत में इन केस तनकीद होती है या रद्द अमल आता है, रिएक्शन आता है, तो उसमें सब के सब जो है वो ऑन बोर्ड रहें या हिस्सादार एक तरह से हों कि जनाब ये कौमी मुशावरत के साथ ये सारा कुछ हुआ। ताहम मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफज करने के हवाले से अभी इत्तफाक नहीं हो सका और इत्तलात के मुताबिक बाद सूबों ने मुखालफत की है कि इससे जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर होंगी। ज़्यादातर वज़रा आला की ये राय थी कि स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाया जाए, इसलिए अभी तक इस पर इत्तफाक नहीं हुआ। तो उसमें अच्छी बात यह है कि सुहेल आफरीदी को भी बुलाया गया, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो गए। सुहेल आफरीदी कौमी इशूज़ के ऊपर काफ़ी हद तक कॉपरेट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज के इजलास में भी उन्होंने इजलास के अंदर भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि जहाँ तक बात आवाम के ऊपर बोझ पड़ने की होगी तो उसमें वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों का साथ नहीं दे सकेंगे या ऐसे किसी फ़ैसले में साथ नहीं होंगे जहाँ बोझ आवाम के ऊपर डाला जाए। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि बोझ जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, यानी आवाम के ऊपर मुंतकिल करने की कम से कम कोशिश रहेगी, सारा बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो आज मैं एक डॉन के अखबार में कार्टून देख रहा था, वो बताया गया है कि किस तरह से हुकूमत जो है वो बोझ बर्दाश्त करेगी। अगर हुकूमत भी करती है, सरकारी ख़जाने से वो कट लगाती है, जो भी करती है, तो अल्टीमेटली वो जाता तो आवाम की तरफ से ही है, तो बोझ आवाम के ऊपर ही पड़ना है, चाहे वो किसी भी तरह का बोझ हो। खैर, सुहेल आफरीदी ने थोड़ी देर पहले इस इजलास से निकल के जो गुफ्तगू की है उसके 2-3 पॉइंट्स में जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि आलमी बहरान के हवाले से इजलास हुआ और पाकिस्तान के लिए इस इजलास में शिरकत की। पेट्रोल बहरान पर बात हुई, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ साफ है कि कोई ऐसा फैसला जिसका अवाम पर असर आता हो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को इससे फ़ायदा होगा,
तो उस पॉलिसी में जो है हम अपना किरदार अदा भी करेंगे और उसमें साथ भी देंगे। लेकिन आवाम को नुकसान होगा उस किसी पॉलिसी में भी जो है ना हम हिस्सा बनेंगे ना उसका साथ देंगे। अब आ जाइए पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का एक इजलास हुआ कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस में। फिर ज़रा इमरान खान के केस के ऊपर भी बात करनी है और पीटीआई ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी आपसे शेयर करने हैं। तो पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो हुआ उसमें मैंने मालूम करने की कोशिश की। एक तो ये ईरान की सारी सूरत हाल उसके ऊपर यकीनन बात हुई, लेकिन फोकस इमरान खान के केसेस, उनकी रिहाई के कुछ मामलात और जो मुमकिन तौर पे तहरीक शुरू हो सकती है उस हवाले से बातचीत हुई है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है पीटीआई के ऊपर कि गर्म मौसम शुरू होने से पहले पहले वो किसी तहरीक का, किसी एहतजाजी लाए अमल का ऐलान करें। तो उस हवाले से अब जो मैं समझ पाया हूँ, जो जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट जो है वो केपीके से हो सकती है, यानी यहाँ से नहीं, मरकज़ी क़यादत शायद अभी नहीं करे क्योंकि महमूद अचकज़ई भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो जो अनाउंसमेंट होनी है वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कर सकते हैं। अब जो एहतजाजी सियासत वाला सारा मामला है वो उधर चला गया है और बाकी जो मुशावरत, कंसेंसस और डायलॉग, मुफाहमत, ये सारा महमूद अचकज़ई एंड कंपनी के पास। ऑल दो कि ये कहा जाता है कि सारा इख्तियार उनके पास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइड हुआ है। अगर एहतजाजी तहरीक की जानिब जाना भी है तो महमूद अचकज़ई तो वो लीड नहीं कर पाएंगे या वो तो नहीं करेंगे ऐलान कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल सुहेल आफरीदी को ही करना पड़ेगा। एनीहाउ, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के केस के हवाले से। कल इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी, इन दोनों की ज़मानतों का केस पेंडिंग है काफ़ी टाइम से। तो अब कल देखते हैं ज़मानत मिलेगी या एक और तारीख होगी। जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है और जिस तरह की हुकूमत ने तरामीम की हैं कि अगर हाई कोर्ट से कोई नैब का केस रिजेक्ट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेगा, वो वफाकी आईनी अदालत जाएगा। तो उससे इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि शायद रिलीफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बहरहाल कुछ पता नहीं है, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है, यानी एक ही दिन में 2 महाज रहेंगे। लिस्ट जो है वो अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ को भेज दी गई है। वो लिस्ट मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन से नाम उसमें शामिल है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नए सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं आप लोगों के लिए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो है इमरान खान की रिहाई मूवमेंट के हवाले से अपडेट्स देने के लिए। जो रिहाई मूवमेंट अब शुरू की गई है उसके हवाले से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि कैसे उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ओवरसीज़ कैसे करेंगे, ऑनलाइन होगी या फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी है। तो उसके लिए हर जगह के लिए उन्होंने नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बना दिए हैं। आप QR कोड से भी जाके स्कैन कर सकते हैं, मेरे कहने पे मत कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे जाके आप अगर देखें उनके ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर आपको मिले तो आप ज़रूर करिएगा। उनका मेरा ख्याल हैंडल है @IK रिहाई मूवमेंट। तो आप ट्विटर के ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप PTI के ऑफिशियल पेजेस को पहले जाके चेक कर लीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। बहुत इंटेंस और बहुत क्रूशल किस्म की सिचुएशन हो गई है। मैं दिलचस्प कहने वाला था, दिलचस्प तो नहीं है, खैर लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम आया हुआ है। दिलचस्प इस सेंस में हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह से आबनाए हुर्मज़ खुल जाए, क्योंकि जब तक वो बंद है तो वो अपना विक्ट्री क्लेम नहीं कर पा रहे। वो एक तरह से पूरी दुनिया के सामने ऐसे आ रहे हैं जैसे बेबस हो गए हैं और हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया। पहले उन्होंने कहा था कि अगर आबनाए हुर्मज़ नहीं खुली तो मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा। आज उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से धमकी दे दिया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और आबनाए हुर्मज़ फौरी तौर पे बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए नहीं खोला गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स ईरान के जितने भी हैं उनको टारगेट किया जाएगा। खार्ग जजीरे में तेल के जितने कुएँ हैं जिन्हें उन्होंने पहले छोड़ दिया था, उनके ऊपर हमला नहीं किया था, वो तेल के कुएँ जो हैं उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मैं हमला करूंगा, तबाह कर दूंगा। और साथ ही डिसैलिनेशन प्लांट्स जहाँ से पानी की सप्लाई होती है ईरान को, वो प्लांट्स भी वो कह रहे हैं कि तबाह कर दूंगा। एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, वो निशाने पे आएगा अमेरिका के अगर ईरान ने फौरी तौर पे आबनाए हुर्मज़ नहीं खोली। लेकिन अभी तक मामला सिर्फ इस आबनाए हुर्मज़ का था कि ये खुल जाए, लेकिन अभी एक और स्टेट जो है उसकी बंदिश का ख़तरा बढ़ गया और आलमी जरीदे बता रहे हैं कि अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो हौसी जो हैं वो यमन के करीब जो दूसरी स्टेट है आबनाए बाबुल मंदब, उसको बंद कर दिया जाएगा यमन के हौसियों की जानिब से। और उन्होंने वाज़े तौर पे धमकी दिया कि हम ये कर सकते हैं।
अगर ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ बंद हो गई है और प्रैक्टिकली वो कर चुके हैं, तो फिर यमन के हौसी जो हैं वो बाबुल मंदब को भी बंद कर सकते हैं। और ये एक तरह से मुकम्मल अल्टरनेटिव रूट तो नहीं आप इसे कह सकते, लेकिन अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव रूट इन दिनों में बन गया जब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ बंद हुआ। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है बेसिकली वो एशियाई कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऑल्दो के यूरोपीय कंट्रीज़ के लिए भी वो रूट बहुत अहम है, क्योंकि 20% मेजर ऑयल की सप्लाई वहीं से होती है। लेकिन जो बाबुल मंदब है वो ज़्यादातर उसका असर जो है वो यूरोपीय मंडियों तक पड़ सकता है। वो वहाँ से उनकी जो तिजारत है, ज़्यादातर तेल नहीं लेकिन दूसरी अशिया जो हैं वो वहीं से शिप होती हैं। तो अगर वो बंद हो गया फिर तो और ज़्यादा मसला बन जाएगा। तो इसलिए अब ये 2 चोक पॉइंट्स जो हैं ये तय करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह से रीडिफ़ाइन होना है। तो बड़ी एक क्रूशल किस्म की सिचुएशन है, आपको अपडेट करेंगे इस सारी सिचुएशन में बरतानिया और स्पेन का किरदार क्या ज़बरदस्त और काबिल तारीफ़ रहा है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट व्लॉग करेंगे, क्योंकि बरतानिया और स्पेन ने जो कर दिखाया है, और ख़ास तौर पे स्पेन ने जो आज किया है, उन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद ही बंद कर दी कि कोई अमरीकी जंगी तियारा हमारी फ़िज़ाई हदूद से नहीं गुजरेगा। इसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।